हाँ जी बच्चों सुनो, देखिए आज की क्लास में वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएससी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चंस ऑफ वाईडीएससी। देखिए सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फॉलो करना होगा पहले वो देख लेते हैं। देखिए यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फॉलो करना होता है दैट इज द पाथ डिफरेंस। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल्टा एक्स, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एन लैम्डा, और वही मिनिमा के लिए कंडीशन 2m + 1 लैम्डा अपॉन 2। मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन ये फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा कई बार टर्म्स इंट्रोड्यूस किया जाता है ग्लास स्लैब। तो स्लैब इंट्रोड्यूस करने से एक नया टर्म यूज करना पड़ता है विच इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ तो पहले समझते ये होता क्या। सपोज एक वेव एक पॉइंट से मीट किया, सम डिस्टेंस ट्रेवल किया इन मीडियम, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, डिस्टेंस x। तो वेव का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, फाइनल पॉइंट ये, और वेव जैसा ट्रेवल करता ट्रेवल किया। नाउ अगर दूसरा वेव का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा ही है, स्टार्टिंग एंगल इसके और इसके दोनों का स्टार्टिंग एंगल सेम, दोनों वेव का स्टार्टिंग एंगल सेम, मतलब कोहेरेंट सोर्स कह सकते हैं। तो यहां से दूसरा वेव जो कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया इन एयर, ये डिस्टेंस एयर में, कंडीशन ये कि इस पॉइंट पे इसका जो फाइनल एंगल होगा वही फाइनल एंगल इसका भी सेम होना चाहिए। मीडियम में x डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्टार्टिंग एंगल दोनों का सेम, और दूसरा वेव एयर में ट्रेवल किया, तो यहां इसका जो एंगल होना चाहिए वही एंगल यहां इसके लिए भी होना चाहिए। तो सेम एंगल होने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर होगा, y डिस्टेंस इन एयर, तो y इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ फॉर दिस मीडियम। y is called optical path length for this medium। ठीक है, अब इसको समझो ऐसे एनालाइज कैसे करना। हम लोग फेज एंगल का वेरिएशन देखने के लिए फॉर्मूला था एक ओमेगा टी और एक के एक्स, दो मेथड थे एंगल का वेरिएशन चेक करने का। ठीक है, अब मीडियम में क्या हो जाता है, लाइट का वेलोसिटी यहां पर जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट मीडियम में वेलोसिटी बदल जाता है और साथ में वेवलेंथ बदल जाता है। जो नहीं बदलता है वो फ्रीक्वेंसी। तो अगर अपने को यहां पे एंगल का डिफरेंस एनालाइज करना है, एंगल का डिफरेंस देखना है, तो हम लोग को समहाउ स्पीड से भी मतलब नहीं रखना पड़ेगा और दूसरा वेवलेंथ से भी मतलब नहीं रखना पड़ेगा। तो मतलब किससे रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। अब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक टर्म यूज करते हैं टाइम पीरियड। इसको ऐसे समझो, एक बार कंप्लीट ऑसिलेशन करने में टाइम लग गया 2 सेकंड, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकंड। तो ये ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकंड का मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके पार्टिकल का ऑसिलेशन का टाइम है। अब ये लाइट मूव करके वाटर में चला गया, तो वाटर में भी ऑसिलेशन का टाइम तो वही रहेगा, दैट टाइम पीरियड इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगा। वही रीजन हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलता है। तो इसका मतलब जो एंगल का वेरिएशन देखना है, के वाले में लैम्डा वाला टर्म इन्वॉल्व है, उसके रिस्पेक्ट में नहीं देखना चाहिए। हम लोग को देखना है किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, टाइम, एंड ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड।
तो वेव के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नहीं बदलता है, इसलिए हम लोग वेरिएशन यहाँ टाइम पीरियड के टर्म देखें, ओमेगा इंटू टी वाला टर्म लेंगे। ठीक है, तो अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक वेव के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ठीक है, अब इसे यहां से यहां तक आने में 50 ऑसिलेशन हुए, तो टोटल टाइम 100 सेकंड। तो अगर ये वाला वेव, इसका स्पीड तो बड़ा है यहाँ वैक्यूम में, एयर में, तो ये यहां से यहां आने में भी 50 ऑसिलेशन किया, 50 ऑसिलेशन। अब इसका स्टार्टिंग एंगल और इसका स्टार्टिंग एंगल सेम था, तो 50 ऑसिलेशन के बाद यहां और यहां का एंगल अगर मिलाते हैं तो सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर इसके लिए 50 ऑसिलेशन था तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कितने डिस्टेंस पे 50 ऑसिलेशन हुआ, वो डिस्टेंस ढूंढ लिए, तो इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम, तो इसका एंगल और इसका एंगल, तो 50 ऑसिलेशन के लिए इसमें टाइम 100 सेकेंड लगा था, तो टाइम पीरियड तो दोनों में सेम ही था, जिसमें टाइम 100 सेकेंड तो इसका टाइम भी 100 सेकेंड। तो हम लोग इनडायरेक्टली ऐसा बोले कि मीडियम में वेव कुछ टाइम तक ट्रेवल किया, अगर वही वेव वैक्यूम में सेम टाइम तक ट्रेवल किया तो दोनों के फाइनल एंगल का वैल्यू सेम आएगा या नहीं? कुछ कंफ्यूजन है? फिर से देखो, वेव के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड वैक्यूम में हो, मीडियम में हो, सेम, बिकॉज व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा तो टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। तो इस वेव को यहां ट्रेवल करने में 50 ऑसिलेशन लगा, तो अगर 50 ऑसिलेशन दूसरे मीडियम में भी ट्रेवल करेगा तो यहां पे एंगल और 50 ऑसिलेशन के बाद का एंगल दोनों का सेम ही आएगा, और 50 ऑफ टाइम पीरियड सेम था, तो 50 ऑसिलेशन का टाइम और यहां भी 50 ऑसिलेशन टाइम भी, ठीक है। तो फाइनली ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफाइन ऐसे करते हैं, एक वेव मीडियम में जितने टाइम तक ट्रेवल किया, सेम वेव वैक्यूम या एयर में उतने ही टाइम तक ट्रेवल किया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि फाइनल फेज एंगल दोनों का सेम है। तो वैक्यूम वाला डिस्टेंस या एयर वाला जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का नाम ऑप्टिकल पाथ लेंथ फॉर द मीडियम। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर? वैल्यू कैसे निकालते, पहले वो लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं, और लास्ट में फिर डेफिनेशन लिखवा देंगे। चलो अब यहां देखो, टाइम का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब बताइए, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो ये डिस्टेंस x, अब यहां वेलोसिटी का वैल्यू c बाई म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन था ना c बाई v, तो v का वैल्यू c बाय म्यू। अब ऑप्टिकल पाथ लेंथ y, यहां पे वेलोसिटी कौन सा होगा, c, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी c, तो यहां से c कैंसिल हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी म्यू x, y का वैल्यू म्यू x, मतलब मीडियम का डिस्टेंस x इज इक्विवेलेंट टू वैक्यूम डिस्टेंस म्यू टाइम्स x। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर डेफिनेशन। ऑप्टिकल पाथ लेंथ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं आते हैं? ओके, इट इज द डिस्टेंस traveled by light देखिए डेफिनेशन इसका, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम
for the same time it traveled in medium such that final phase angle for both wave will be same। दोनों वेव का फाइनल फेज एंगल सेम होगा। इसके लिए जो टाइम मीडियम में ट्रेवल किया उसी मीडियम वही टाइम पे वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। नोटेड? चलो देखो क्वेश्चंस के लिए, देखो क्वेश्चंस के लिए करना क्या होगा, बेसिक जैसा है YDFC वैसा ही छोटे छोटे चेंजेस किए जाते हैं, वन बाय वन सारे चेंजेस देखते हैं। पहला, पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट। देखिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन था बिल्कुल वही फॉलो हुआ। एक स्लिट जिसमें दो होल्स, मिड पॉइंट से ऊपर नीचे दोनों डिस्टेंस इक्वल, स्मॉल डी बाई टू स्मॉल डी बाई टू। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी। कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, ठीक है। ये सारे वैल्यूज गिवन। नाउ लाइट, जो लाइट आ रहा है यहां पे, दैट लाइट इज फॉलिंग पैरेलल इन दिस वे, ठीक है। तो यहां आपको बताना है सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन कौन सा होगा। वन बाय वन हम लोग सारे प्रॉपर्टीज एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एक पहला डेफिनेशन याद कीजिए, सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा पॉइंट होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पाथ डिफरेंस का वैल्यू 0, दैट्स n इक्वल टू 0। तो यहां से यहां पे सबसे पहले इंसिडेंट लाइट, तो इंसिडेंट लाइट का वेव फ्रंट बनाओ, क्योंकि देखो इंटरफेरेंस जब भी हम लोग को एनालाइज करना है हम लोगों को एंगल का डिफरेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वेव फ्रंट वैसा पॉइंट्स होता है जहां पे सबका एंगल सेम सेम। तो यहां वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्ट्रेट परपेंडिकुलर। तो एक वेव फ्रंट पे इस इन को टच करता हुआ बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स पे फेज एंगल इक्वल, फेज एंगल दोनों पॉइंट पे सेम, क्योंकि वेव फ्रंट का पॉइंट होगा। तो एक सोर्स का नाम इस पॉइंट पे S1 बना सकते हैं, इस पॉइंट पे S2। अब S1 S2 मिल गया, और S1 और S2 के बीच एंगल का डिफरेंस, फेज एंगल का डिफरेंस 0, बिकॉज दोनों पॉइंट वेव फ्रंट पे ही लाई करेगा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन बना दो ये वेव फ्रंट कहलाएगा। तो ये लाइन तो हम लोग यहां भी बना सकते थे, S1 S2 दोनों वेव फ्रंट पे, तो दोनों का फेज एंगल इक्वल 0। नाउ अब सेंट्रल मैक्सिमा उस पॉइंट पे जहां पाथ डिफरेंस 0। तो बता कौन से पॉइंट का डिस्टेंस दोनों जगह से इक्वल होगा? ओ पॉइंट का होगा या नहीं? हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा एट ओ। आपसे पूछेगा यहां एक पॉइंट है P, पॉइंट P पे nth मैक्सिमा फॉर्म करता है।
तो पॉइंट पी के वाई एन का वैल्यू निकालना है। इमिटेड वेवलेंथ इज लैम्डा। क्वेश्चन समझ में आया? पॉइंट पी पे nth मैक्सिमा बना, तो nth मैक्सिमा के लिए y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मेथड मैक्सिमा मिनिमा के लिए बस एक ही फंडा पड़े हैं, पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, और मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा। तो बिल्कुल वैसा ही फंडा, डेल्टा x शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। एक पाथ लेंथ S2 से P, दूसरा पाथ लेंथ S1 to P। बड़ा लेंथ कौन सा है? S2। दैट इज S2P माइनस n टाइम्स लैम्डा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, इसके बाद डॉटेड लाइन बनाएंगे, 90 एंगल थीटा। तो ये d थीटा बेस परपेंडिकुलर, ये लेंथ d sin थीटा। So extra length is d sin theta because ये लेंथ इक्वल, तो S2P माइनस S1P ये लेंथ। अब यहां पे पहले जैसा सेंटर से अगर इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, इस एंगल का वैल्यू थीटा, एग्जैक्टली लाइक YDSE, एग्जैक्टली लाइक YDSE। तो बताओ, ये थीटा है और थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा की जगह टैन थीटा। तो यहां ये n लैम्डा थीटा स्मॉल, तो इट इज d tan थीटा d। tan थीटा इज y n by d इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। y n का वैल्यू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, एग्जैक्टली लाइक YDSE। मेथड में कोई कंफ्यूजन? नहीं, ये थीटा 90 माइनस थीटा, वापस दिस एंगल थीटा, सेम थीटा। समझ में आया? ये डायग्राम बन गया। सेकेंड केस, देखिए पहले जैसा ही देखो, यहां पे पैरेलल लाइट्स आया, बट हॉरिजॉन्टल की जगह किसी एंगल पे 60 एंगल पे, ठीक है। वैसा ही पहले जैसा दो स्लिट, दोनों का नाम फिर वही पुराना S1 S2 D। दिस लाइन इज द मिड पॉइंट, ऊपर का लेंथ D/2, नीचे का लेंथ भी D/2, मिड पॉइंट का नाम O, ठीक है। यहां पे पहला लोकेट सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंड फाइंड yn for nth
मैक्सिमा if incident light becomes parallel to horizontal देखिए इस वाले सिचुएशन में थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। अब चलो इधर देखो, देखो कंडीशन यहाँ पे पहले जैसा YDSC का सेटअप सेम, बट लाइट जो आएगा उसके आने का तरीका बदल गया। पहले हॉरिजॉन्टल आ रहा था तो सेंट्रल मैक्सिमा O पे था, मिड पॉइंट पे था। अब यहां जो लाइट है एक एंगल पे आएगा, दिस एंगल इज 60। तो यहां पे आपको पूछा गया ये 3 पार्ट। पहला सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन, सेकंड YN nth मैक्सिमा का हाइट, कहां से, O से हाइट, n नंबर वाले मैक्सिमा का। उसके बाद अगर हम लोग इस लाइट जो एंगल पे आ रहा है उसको अगर सीधा लाइट बनाते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, O पे। तो हो सकता है पहले सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर बना हो या नीचे बना हो, तो कहीं एक्स्ट्रा बना होगा। तो कितने फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करके एनालाइज करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो इस चैप्टर में अच्छी बात क्या है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। आपको अगर वो सारे टाइप पता चल गए हैं तो क्वेश्चन जब मिलेगा उसी में से कोई ना कोई एक टाइप का रहेगा, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। मतलब चैप्टर्स को कुछ हम लोग ऐसे कैटेगराइज करते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसके क्वेश्चन कैसे भी आए बनते हैं, डिफिकल्ट जितना भी पूछेगा तो भी बनेगा। ये उन चैप्टर्स में से है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बस एक ही है YDSC जिसपे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन लिख लिए। चलो अब सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा का कंडीशन, पाथ डिफरेंस 0, मतलब पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे उसके बाद 0, ठीक। तो पाथ डिफरेंस का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट जहां पे सबका एंगल सेम है। सोर्स तो दिया नहीं है, सोर्स तो गिवन नहीं है, तो वो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे सबका एंगल सेम हो उसका नाम वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। तो पहले आपको एक ऐसा वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा जहां पे सबका एंगल सेम। तो बताओ इंसिडेंट लाइट के लिए वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, ये भी चलेगा। सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, S2 से, दिस इज द वेव फ्रंट, ठीक। तो यहां पे S1 तो आ गया, इसका एंगल 0, लेकिन एंगल 0 तो यहां पे है, लेकिन S1 पे इस पॉइंट पे एंगल 0 है क्या, नहीं, डिस्टेंस बढ़ा तो एंगल कुछ होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद इधर वाले पॉइंट पे आओ, ठीक है। हम लोग एनालाइज करने के लिए जो जनरल मेथड था कि एक पॉइंट P सेलेक्ट करना होता है जहां पे मैक्सिमा मिनिमा का पोजीशन निकालना होता है, बिल्कुल वैसा ही सोचो। P पॉइंट पे हाइट का वैल्यू YN, जनरल कंडीशन जैसा ही निकालेंगे हम लोग, YN, कौन सा मैक्सिमा, nth मैक्सिमा। हम लोग बस मैक्सिमा का कंडीशन निकालते हैं, मिनिमा का नहीं, एक निकालते हैं और मिनिमा पूछेगा तो मिनिमा निकाल के बताएंगे, क्योंकि देखो बाद वाले क्वेश्चन में भी आपको nth मैक्सिमा पूछा है, ठीक है। अब P पॉइंट पे मैक्सिमा बनने का कंडीशन था, S2 से एक लाइट को P पहुंचाना था, S1 से एक लाइट को, मतलब जितना वैल्यूज हम लोग लिखेंगे
जो ओरिजिनल YDSC का डेरिवेशन का मेथड था एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, चलो, तो इसका नाम S2, इसका नाम S1P, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट S1 का तो ये लेना पड़ेगा ना, इसका भी कोई नाम बना देते हैं, S1 डैश, वेव पॉइंट वाले पॉइंट का नाम S1 डैश। अब चलो हम लोग को निकालना है यहां सबसे पहले पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स जो होगा n लैम्डा के इक्वल। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं हम लोग नीचे वाला डिस्टेंस से, S2P माइनस, अब S2 का इक्विवेलेंट फेज कहां पे था, S1 डैश, तो ऊपर वाला लेंथ S1 डैश से स्टार्ट करना है या S1 से, S1 डैश से, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा S1 डैश S1 प्लस S1P, पंडा क्लियर। चलो ये वैल्यू होगा n टाइम्स लैम्डा। अब यहां पे हमेशा क्या करना होता है कि स्लिट के बाद वाले डिस्टेंस को अलग लिखो और पहले वाले डिस्टेंस को अलग कर दो, क्योंकि बाद वाले डिस्टेंस में S2P माइनस S1P जब आएगा तो इसके लिए तो वही पुरानी कहानी अपनी चलेगी, ये वैल्यू d साइन थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा लिखेंगे, इस एंगल का नाम भी, वो पुरानी कहानी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बाद वाले के लिए ना, अब पहले वाला जो था उसको अलग कर दो, उसकी कहानी देखते हैं अलग से हम लोग। तो यहां एक टर्म लिखेंगे S2P माइनस S1P, मतलब बाद वाली कहानी, स्प्लिट के बाद वाली। पहले वाले के लिए क्या बचा, S1 डैश S इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। इतने पॉइंट तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो अभी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, तब तो आसान हो गया। S2P माइनस S1P d साइन थीटा माइनस, अब देखो ये अपने को ये d पता है, एंगल पता है, और वेव फ्रंट है तो ये एंगल d एंगल बेस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस पता है, बेस निकालना है S1 डैश S1, तो बेस का वैल्यू cos थीटा, तो ये कहलाएगा d cos 60, d cos 60, ये समझ में आया, इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। और फिर वही पुरानी कहानी, थीटा स्मॉल हुआ तो साइन थीटा की जगह tan थीटा, अब डायरेक्टली पुट कर देते हैं d tan थीटा y n बाई डी माइनस d cos 60 1/2 इज इक्वल टू n लैम्डा। अब एक एक करके क्वेश्चन का आंसर बताते जाओ। पहला ये समझ में आया, फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा मतलब पाथ डिफरेंस 0, n का वैल्यू, n का वैल्यू 0 डाल दो, बताओ वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू 0 और वैल्यू निकाल के बताओ। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा पहला n इक्वल टू 0, तो इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो यहां से yn इक्वल टू कैपिटल D बाय 2, इसका नाम yn लिखना है या y0 लिखना है, y0, तो y0 का हाइट कैपिटल D बाय 2, ये समझ में आया या नहीं, S1, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। चलो तो देखो हमेशा सॉल्व करने के टाइम में यही पैटर्न अपनाएंगे,
साइन थीटा मिलेगा। थीटा हमेशा स्मॉल लेंगे तो साइन थीटा की जगह टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद एक y का वैल्यू मिलेगा, और y का वैल्यू मिलने के बाद ज्यादा खुश नहीं होना है, एक बार सोचना है कि जो y का वैल्यू मिला वो सही मिला या गलत। सोचने का तरीका, आंसर तो पता नहीं था। हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, एंगल का वैल्यू 4 डिग्री के इक्वल या 4 डिग्री से छोटा होता है, उसको सोच के हम लोग आंसर निकाले थे। ठीक, तो यहां पे लेकिन जो आंसर मिला कैपिटल D बाई 2, ये कैपिटल D है, तो परपेंडिकुलर कैपिटल D बाई 2। ठीक है, मतलब अगर ये कैपिटल D है, ऊपर भी कैपिटल D होता तो tan थीटा कितने एंगल होता? 45, और ये कैपिटल D बाई 2 है, तो 45 का आधा भी हो गया तो भी क्या कहलाएगा? 22.5। लेकिन ये फंडा साइन थीटा को tan थीटा कब बनाते थे? 4 डिग्री या उससे भी छोटा। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मतलब हमेशा जब आंसर आए तो एक बार क्रॉस चेक करना मैंडेटरी, क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा कि y का जो वैल्यू आया है वो कैपिटल D के साथ कॉम्पेरेबल तो नहीं। मतलब अगर मान लो ये 1 मीटर है, आधा मीटर, 0.1 मीटर आया तो कॉम्पेरेबल हो गया। अगर ये 1 मीटर है और हाइट का वैल्यू 1 mm, 2 mm आया तो कॉम्पेरेबल नहीं है, तब आपका आंसर सही था। लेकिन ये वैल्यू कैपिटल D है और कैपिटल D बाई 2 आया, मतलब कॉम्पेरेबल है। तो कॉम्पेरेबल है तो ये आंसर गलत हुआ। क्यों गलती हुआ? हम लोगों ने अज्यूम किया कि थीटा का वैल्यू स्मॉल है, तो उसको फिर सुधारेंगे अगले स्टेप में। समझ में आ गया? तो देखो, तो स्टेप कैसे सुधारा जाएगा? इक्वेशन का नाम वन लिखिए, सिंस y is comparable to D, so theta is large। देखो फंडा समझ में आया? थीटा का वैल्यू छोटा नहीं होगा, थीटा बड़ा होगा। तो जब थीटा बड़ा हुआ तो साइन थीटा को tan थीटा नहीं बनाएंगे, साइन थीटा ही छोड़ेंगे। तो यहाँ d साइन थीटा माइनस d cos 60 1/2 इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां से सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, अब यहां इस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर YN और बेस कैपिटल D, हाइपोटेनस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो यहां पे साइन थीटा परपेंडिकुलर y0 हाइपोटेनस y0 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब यहां से सॉल्व करके y0 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये फंडा कुछ समझ में आया? नहीं। पहले वैल्यू निकालते हैं, फिर एक बार रिकैप करते हैं हम लोग। यहां से
वाई नॉट बाय रूट वाई नॉट स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू हाफ। तो पहले इधर वाले टर्म को लिख लीजिए, नोटेड, इसको हटा दें। यहां से 2y0 स्क्वायर इक्वल टू y0 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 3y0 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, y0 इक्वल टू डी अपॉन रूट 3। y0 का वैल्यू डी अपॉन रूट 3। तो पहले इसको नोट कीजिए। देखो, एक बार जो हम लोग इसका निकाले हैं, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और ये कंक्लूजन हम लोग को बाद में बड़ा काम आएगा कि अगली बार हम लोग ऐसी गलती ना करें, समझ में आ जाएगा। नोटेड। देखो, कंक्लूजन सिर्फ ये निकालना है, अगर लाइट हॉरिजॉन्टल आया एग्जैक्ट YDSE कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर लाइट हॉरिजॉन्टल के जगह किसी एंगल पे आया अदर देन हॉरिजॉन्टल, जैसे एंगल 60 आ गया, 30 आ गया, 45, कोई भी एंगल पे आया, तो हमेशा जो सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है वो यहां से किसी एक दूसरे पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, सेंटर पे नहीं मिलेगा। बिकॉज सेंटर के अकॉर्डिंग तो ये डिफरेंस इक्वल है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, तो अब इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इधर का डिस्टेंस बढ़ गया था, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा तो ऊपर जाएगा। और सेकेंड पॉइंट ये यूज करना होगा कि अगर लाइट किसी एंगल पे है, लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन होता है, वो डिस्टेंस हाइट होता है, वो कैपिटल डी के हमेशा कॉम्परेबल होता है। दैट मीन इस सिचुएशन में कभी भी आपको साइन थीटा की जगह टैन थीटा वाला टर्म यूज नहीं करना है, ठीक है। अगली बार जब क्वेश्चन आएगा कि एंगल 35 हो गया, 30 हो गया, तो हम लोग जो साइन थीटा वाला टर्म था वहां साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस टैन थीटा नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो साइड में स्टार बना के कंक्लूजन लिख लो। देखिए, इफ लाइट इज इंसिडेंट, if light is incident at some angle to the slit, if light is incident at some angle to the slit, then height of central maxima is comparable to, then height of central maxima is comparable to separation between slit and screen, slit and screen, ब्रैकेट में थीटा डैश देके लार्ज, सो sin theta not equal to tan theta, so theta dash देके लार्ज, so sin theta इक्वल टू लिखेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, नॉट इक्वल टू tan theta नॉट इक्वल टू yn/d, ये वाला टर्म ध्यान में रखना है। ये फंडा क्लियर। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था हाइट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना। अगर आपको पहले से पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कॉम्परेबल होगा, तो पार्ट डिफरेंस यहां जो निकाले थे वही करेंगे, बस साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लेंगे, टैन थीटा नहीं लेंगे। आ जाएगा आंसर। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन, ठीक है, आपको निकालना था हाइट ऑफ nth मैक्सिमा।
सेकेंड पार्ट, वाइट ऑफ nth मैक्सिमा। अब बताओ n का कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4, जीरो के पहले या जीरो के बाद? जीरो के बाद। अब छोटा सा लॉजिक बताओ, n इक्वल टू 0 मान लो यहां कहीं मिला, n इक्वल टू 0 यहां मिला, जिसका नाम था सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसका हाइट जो है उसके लिए एंगल छोटा है या बड़ा? बड़ा है, तो साइन थीटा कहेगा, टेन थीटा नहीं। तो बताओ n इक्वल टू 1 2 3 4 तो और भी ऊपर मिलेगा, ठीक। तो बताओ y इक्वल टू n यहां कहीं होता, उसका ये जो हाइट होता फिर से कॉम्परेबल होता कि नहीं होता? हो जाता ना। तो यहां भी अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है तो ये n लैम्डा में जो लिखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या टेन थीटा लिख सकते हैं? साइन थीटा वी कैन नॉट टेक, टेन थीटा हम लोग नहीं ले सकते। तो यहां भी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए ये इक्वेशन लिखेंगे जो 1 वाले में था, और यहां डी साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस माइनस डी बाई टू इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा। एग्जैक्टली यही इक्वेशन लिख के छोड़ देंगे, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा y का वैल्यू, जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। ये फंडा समझ में आया। सेकंड पार्ट, वहां भी हम लोग को थीटा का स्मॉल नहीं लेना है, साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखना है, टेन थीटा नहीं लिखना है। 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट में बोला गया कि लाइट अगर एंगल पे नहीं आके सीधा आएगा तो बताओ लाइट अगर सीधा आएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा? ओ पे। तो इसका मतलब n इक्वल टू 0 जो यहां था, n इक्वल टू 0 अब यहां आ जाएगा। तो बीच में मान लो 10 फ्रिंज हो गए तो 10 फ्रिंज शिफ्ट करेंगे, 25 हुए तो 25 शिफ्ट करने चाहिए। तो बीच में कितने फ्रिंजेस हैं वो ढूंढ के निकालना है, उतना ही शिफ्टिंग होगा ना। मतलब ओ पॉइंट यहां से नीचे गया तो बीच में मैक्सिमा मिनिमा का सेट जिसका नाम कहते हैं फ्रिंज। तो अगर मैक्सिमा मिनिमा का सेट जिसका नाम कहते हैं फ्रिंज वो अगर 25 सेट होता तो ओ वाला सेंटर वाला पॉइंट तो यहां था, तो पूरे 25 सेट नीचे जाता कि नहीं जाएगा ना। तो यहां बीच में कितने मैक्सिमा मिनिमा है वो ढूंढ के निकाल लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे उतना ही नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे। यहां बीच में कितने मैक्सिमा मिनिमा होंगे कैसे निकालेंगे? एक उपाय, फ्रिंज विड्थ पता है अपने को, फॉर्मूला था ना एल लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो अगर हम लोग ये डिस्टेंस जो सेंट्रल मैक्सिमा का हाइट है उसे फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलेंगे? पक्का नहीं। फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट होता है ये तो पता ही है, कब? स्मॉल थीटा। यहां थीटा स्मॉल था क्या? फंडा फ्लॉप नहीं काम करेगा ना। बेटर ऑप्शन क्या है? देखो ये फॉर्मूला तो हमेशा लगेगा ठीक। n इक्वल टू 0 यहां पे अगर एग्जैक्टली हम लोग पॉइंट ओ पे चुनते हैं, सुनो ध्यान से, अगर हम लोग एग्जैक्टली पॉइंट ओ पे चुनते हैं, बताओ पॉइंट ओ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0। पॉइंट ओ पे थीटा का वैल्यू 0 या y का वैल्यू 0। तो इस फॉर्मूले में जो 1 वाला इक्वेशन था, इस फॉर्मूले में y का वैल्यू 0 बना दो या थीटा इक्वल टू 0 बना दो, देन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ओ और नॉट। हाँ, तो अगर हम लोग एंगल को 0 बनाते हैं या y को 0 बनाते हैं, 0 बना के n का वैल्यू निकाल लेते हैं, नेगेटिव में आएगा, ऑब्वियस है। n इक्वल टू 0 यहां पे है तो 1 2 3 4 ऊपर आना चाहिए था, तो नीचे वाले लूंगे -1 -2 -3 -4 आना चाहिए था। तो माइनस में मान लो ये वैल्यू आया 25 -25, इसका मतलब यहां पे n इक्वल टू 1 भी मैक्सिमा था, 1 इक्वल टू 2 भी था, n इक्वल टू 25 तक मैक्सिमा था, और बाद में वही सेंट्रल मैक्सिमा यहां चला गया, तो 25 के 25 मैक्सिमा नीचे शिफ्ट किया होगा।
तो यहाँ n इक्वल टू 0 और यहाँ पे n का वैल्यू निकाल लो, तो बीच में जितने भी मैक्सिमम जितने भी फ्रिंज सेट होगा वो सारे के सारे सेट शिफ्ट होंगे या नहीं? तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर बिटवीन निकालना है तो जिस पॉइंट पे निकालना है ओ पे निकाल लो नंबर, और सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन निकाल लिए, तो दोनों के बीच में जो भी नंबर का डिफरेंस होगा उतने ही नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे और उतने ही नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे। ये फंडा क्लियर होगा या नहीं? हाँ, तो थर्ड वाले के लिए एक पॉइंट लिख भी लो, इसे लिखवा भी देते हैं। तीसरे नंबर के लिए देखिए, एट सेंट्रल मैक्सिमा, at central maxima n equals 0, n equal to 0, and at O theta equal to y equal to 0, theta equal to y equal to 0. So from 1 d sin 0, इस एंगल का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, माइनस d cos 60 इक्वल टू n लैम्डा, ये तो 0 हो जाएगा, एंगल 0 बनाना था, तो वैल्यू क्या मिलेगा n का? d बाई 2 लैम्डा, और ये हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालेंगे बिकॉज ये तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है। ये लिख लीजिए, लिख लिए। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस पड़ेगा बदल के, सो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड O is, so total number of fringes between central maxima and O is n equal to d upon 2 lambda, ये वैल्यू जो अभी निकाले थे, n इक्वल टू d अपॉन 2 लैम्डा ब्रैकेट के अंदर इज सेंट्रल मैक्सिमा एंड O इज n इक्वल टू ये वैल्यू हो गया। आगे का बदलिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, व्हेन पैरेलल लाइट्स टू हॉरिजॉन्टल falls on slit, when parallel light horizontal falls on slit, then central maxima is shifted at O, then central maxima is shifted at O and all the fringes between previous all the fringes between previous central maxima and O will shift, previous central maxima and O will shift, मतलब जितने भी फ्रिंजेस जो पहले वाले सेंट्रल मैक्सिमा एंड O पे थे वो सारे शिफ्ट होंगे। ठीक, देखो एग्जैक्टली सेम टाइप का सिचुएशन एक और केस में, shift in position of source, देखो अब आप सारे पैटर्न को एक बार एनालाइज जब करोगे ना तो सब एक ही टाइप का वेरिएशन है। जैसे यहां देखो, पोजीशन ऑफ सोर्स में शिफ्टिंग, इट्स अ स्लिट,
इसका नाम स्क्रीन, पॉइंट ओ मिड पॉइंट, यहां पे पहले जैसे 2 होल्स, बीच का डिस्टेंस डी। अब देखो यहां चेंज किया, जो सोर्स ऑफ लाइट स्टैंडर्ड वाईडीएससी सेटअप में हम लोग इस मिड पॉइंट वाले लाइन पे रखते थे, इसे हम लोग थोड़ा ऊपर लेगा, एस को यहां लेगा, सोर्स को हम लोग यहां की जगह थोड़ा ऊपर लेगा, दोनों का लेवल सेम कर दिया, तो पोजीशन चेंज हो गया। वही पुराना लाइन S1 S2। पहला क्वेश्चन, क्या सेंट्रल मैक्सिमा फिर से ओ पे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो सोर्स अगर मिड पॉइंट पे था, यहां पे था, ये डिस्टेंस इक्वल, तो यहां कोई डिफरेंस नहीं आया, और यहां का ये डिस्टेंस भी इक्वल, सेंट्रल मैक्सिमम बना था। अब बताओ, अब एक लाइट S से S1 जाएगा और S से S2 जाएगा, बड़ा डिस्टेंस कौन सा? ये डिस्टेंस बड़ा है, मतलब इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी ना सेंट्रल मैक्सिमम कैंसिल आउट होगा, इक्वल पाथ लेंथ। तो इसको जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर की ओर जाना चाहिए या नीचे की ओर? नीचे की ओर। मतलब सोर्स अगर S1 के पास पहुंचा तो सेंट्रल मैक्सिमा S2 की ओर, सोर्स अगर S2 के पास पहुंचा तो सेंट्रल मैक्सिमा, बिल्कुल सही। तो फिर से वही पूछा जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन लोकेट करना है। लोकेट सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा चलो, सॉल्व करने से पहले मुझे डायरेक्टली बताओ, क्या यहां सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन जो निकालेंगे हम लोग, यहां कहीं पे निकालेंगे P पॉइंट पे? पॉइंट P, मुझे बस ये बताओ कि पॉइंट P पे जब वैल्यू निकालना होगा तो यहां पे जो एंगल लेंगे थीटा, छोटा होगा या बड़ा होगा? एंगल थीटा विल बी स्मॉल और लार्ज, मतलब साइन थीटा की जगह टेन थीटा ले सकते हैं या नहीं? हम लोग तो पिछले केस में क्या अंतर बढ़ा था, लास्ट केस से थोड़ा सा एनालाइज करके वापस। लास्ट केस में क्या था, ये था स्लिट और पैरेलल लाइट्स आया था, तो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो ट्रेवल किया था ना, सेम कहानी है, ऐसा नहीं है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कुछ ट्रेवल कर लिया, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस लेंगे स्मॉल डी के टर्म में ही निकालना पड़ेगा। तो जब ये डिस्टेंस स्मॉल डी के टर्म में निकालना पड़ेगा, तो यहां पे हम लोग थीटा का वैल्यू को बड़ा लेना पड़ा था, सेम कहानी यहां भी होगा। थीटा जो हम लोग यहां बीच से लेके निकालते हैं, डी साइन थीटा, थीटा थीटा विल नॉट बी स्मॉल, थीटा यहां हमेशा लार्ज वैल्यू रहेगा। समझ में आया ना? अगर सोर्स मिडिल पॉइंट पे है, इधर वाला डिस्टेंसेस कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा स्मॉल, साइन थीटा की जगह टेन थीटा। लेकिन स्लिट के पहले वाला डिस्टेंसेस अगर कैंसिल आउट नहीं होता है, और वो डिस्टेंस का वैल्यू आप इस डी के फॉर्म में लिख लेंगे, तो थीटा कभी भी स्मॉल नहीं होगा, वो याद रखना होगा आपको। अब जैसे यहां देखो, आपको सेंट्रल मैक्सिमा लोकेट करना है, तो सेंट्रल मैक्सिमा मतलब पार्ट डिफरेंस निकालना होगा, तो पहले पार्ट डिफरेंस निकालो, डेल्टा एक्स। एस से एक लाइट को S2 के पास भेजते हैं, एक कहलाएगा S2 प्लस S2P माइनस S1 प्लस S1P। ये समझ में आया? अब इसके पहले वाले डिस्टेंस को अलग लिखिए,
एक SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P, ये दोनों पार्ट क्लियर। अब देखो SS2 माइनस SS1 ये निकालना है। अब एंगल ढूंढना चालू करो। यहां पे इंफॉर्मेशन के टर्म में आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी बताया जाएगा। जैसे यहां आपको जैसे ये बताया जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 3D, ये डिस्टेंस 4D क्वेश्चन में गिवन होगा, सो दैट आप ये डिस्टेंस तो SS2 का डिस्टेंस भी निकाल पाओ। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में आपको ये डिस्टेंस भी गिवन होगा और एक ये डिस्टेंस भी गिवन होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, दैट 3D 4D, तो ये डिस्टेंस 5D। अब वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब मैक्सिमा के लिए कंडीशन निकालना है तो पार्ट डिफरेंस n लैम्डा। अब देखो SS2 5D माइनस 3D प्लस D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, तो ये वैल्यू 2D प्लस D साइन थीटा इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। इक्वेशन 1। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये पहला जो पार्ट डिफरेंस निकाल गया ना वो कैलकुलेट कर लेना। ये पार्ट डिफरेंस निकालने आ गया या नहीं? देखिए अगर ये पार्ट डिफरेंस निकालने आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा बनेगा। और पार्ट डिफरेंस के बाद बस ये सोचने आना चाहिए कि हम लोग साइन थीटा को टैन थीटा ले पाएंगे या नहीं। दो ही क्रूशियल पॉइंट्स है, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे। पहला पार्ट डिफरेंस निकालने आना चाहिए, दूसरा साइन थीटा की जगह टैन थीटा ले सकते हैं कब या नहीं ले सकते हैं। टैन थीटा का फंडा के लिए सिंपल है। अच्छा 5D माइनस 4D, एक और चेंज होगा, ये D था ये थीटा, तो इसका नाम D साइन थीटा, लेकिन ये डिस्टेंस D है या 3D है, तो यहां पे 3 टाइम्स D साइन थीटा होगा। ठीक है। अब इसके पहले वाला डिस्टेंस में डिफरेंस है तो साइन थीटा को आप टैन थीटा नहीं लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो पहला सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन, तो सेंट्रल मैक्सिमा जिसके लिए n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 0 पुट कर दो और साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। और साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वही फंडा लगेगा। आपको पूछा जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा और O के बीच कितने फ्रिंजेस हैं, तो O के लिए n का वैल्यू 0, तो यहाँ n का वैल्यू O के लिए थीटा का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो n आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चन से आएगा वो सॉल्व करेंगे। कौन सा? D। ठीक है।